दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 17 फरवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो पेंडिंग रह जाती है पीआईबी की और हम रूटीन पे आ जाएंगे। कल से मैं करंट अफेयर्स को और उसके साथ साथ पीआईबी साथ में लेके चलूँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की कुछ वीडियोज़ पेंडिंग हैं तो उनको मैं इसी वीक में कवर कर लूँगा। इस तरह से इसी वीक में पीआईबी और करंट अफेयर्स दोनों रूटीन पे आ जाएंगी, क्योंकि ईएसआई एआरडी के मॉड्यूल भी स्टार्ट करने हैं मुझे। चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत CSMC की 58th मीटिंग हुई है। ये जो CSMC की मीटिंग होती है इसको हेड करते हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस मीटिंग के दौरान 60,000 हाउसेस का अप्रूवल दिया गया है जो कि 5 राज्यों में बनने हैं। बाकी आवास पर संवाद, इसकी प्रोसीडिंग्स क्या हुआ है, क्या रिफॉर्म हुआ है, इन सब पर जो है एक बुकलेट रिलीज की गई है। यहाँ देख लीजिए, हाल ही में CSMC सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए बनाई गई है। नाम क्या है? सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए बनाई गई है। इस कमेटी को हेड करते हैं कौन? जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी होते हैं। कौन है इस समय? मनोज जोशी। तो CSMC की 58th मीटिंग हुई है मनोज जोशी की अध्यक्षता में, जिसमें 60,000 हाउसेस का अप्रूवल दिया गया है 5 राज्यों में बनने के लिए। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सैंक्शनड हाउसेस की संख्या है वो 1,14,00,000 से ऊपर हो चुकी है, जिसमें से 93.25 लाख जो है ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए, और 54.78 लाख जो हाउसेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ डिलीवरी दी जा चुकी है बेनिफिशियरीज को। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,14,00,000 हाउसेस इनका अप्रूवल मिल चुका है। 93.25 लाख इनका काम शुरू हो चुका है। इस 93 में से 54.78 लाख हाउसेस ये जो है डिलीवर किए जा चुके हैं बेनिफिशियरीज को। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक इस मिशन में लगभग 7.52 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंट है 1.87 लाख करोड़। ये जो आपका 1.87 लाख करोड़ है, इसमें सेंट्रल असिस्टेंट लगभग 1.21 लाख करोड़ ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है, क्योंकि आपको पता ही है 54.78 लाख हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इतना आपका अमाउंट रिलीज होना लाजमी है। प्रधानमंत्री आवास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 25 जून 2015 को लॉन्च की गई। इसमें क्या होता है, जो हाउसिंग की शॉर्टेज है, जो EWS कैटेगरी हैं यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हुआ, LIG है लोअर इनकम ग्रुप हुआ, आपका मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी के लोग हैं, इनको क्या है हाउसिंग की शॉर्टेज है अर्बन एरियाज में। इनमें आपके स्लम ड्वेलर्स भी आते हैं, तो उनको 2022 तक पक्का हाउस प्रोवाइड करना है अर्बन एरियाज में। इसके लिए कई सारे आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आपको पैसा भी दिया जाता है 1,30,000 करोड़ तक का, 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। तो वो सब कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 4 वर्टिकल कंपोनेंट हैं, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। ISSR इंस्टीट्यूट स्लम रिडेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जहाँ पे स्लम एरिया होता है वहीं पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाती है, और उस स्लम एरिया में जितने लोग रह रहे थे उनको उस बिल्डिंग में आवास दिया जाता है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, इसमें LIG लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप लोग आते हैं, ये बैंक से लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, और इंटरेस्ट पर आपको थोड़ा सा सब्सिडी दी जाती है जो कि लगभग होती है 2.5 लाख के आसपास। अफोर्डेबल हाउसिंग, गवर्नमेंट के कई सारे हाउसेस बने हैं, जो माइग्रेंट्स हैं उनको जो है लीज पे दे दिया जाता है 99 ईयर्स के लिए। फिर BLC बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, किसको कैसा हाउस देना उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 कंपोनेंट हैं। हाल ही में 58th मीटिंग हुई है सेंट्रल सैंक्शनिंग मॉनिटरिंग कमेटी की, किसकी अध्यक्षता में? मनोज जोशी की अध्यक्षता में, और 60,000 हाउसेस का अप्रूवल दिया जा चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत। फिर देख लीजिए सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। सीड स्कीम लॉन्च हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। DNT क्या होता है? डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटी। डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटी, ये होती है आपकी DNT। तो DNT इसके लिए इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT स्कीम यानी सीड स्कीम लॉन्च की जा चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। ये काफ़ी समय हो गया है। अब सीड स्कीम के लिए क्या करना है? वेलफेयर क्रिएट करना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन्होंने एक नेशनल कमीशन बनाने की घोषणा की है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। ये नेशनल कमीशन
कब बनना था? 2014 में बनना था। 3 वर्षों का स्पैम था। ये जो नेशनल कमीशन बना है आपका DNT कम्युनिटी के लिए, इसके चेयरपर्सन थे श्री भिखू रामजी इदाते। कमीशन क्या हुआ 2017 में, क्योंकि 2014 में बना था ये 3 वर्ष के लिए। 2017 में भिखू रामजी इदाते इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें DNT की लिस्ट थी और कई सारे सजेशन दिए गए थे DNT के लिए, यानी डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटी के लिए। इनके रिकमेंडेशन के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा क्या किया गया, 2019 में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड DNT के लिए सेटअप किया गया। तो आप देखिए थोड़ा सा, 2014 में कमीशन बना DNT कम्युनिटी के लिए, 2017 में उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, 2017 में उस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड बना DNT कम्युनिटी के लिए 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। ये जो सीड स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई है उन फैमिलीज के लिए, DNT कम्युनिटीज़ की उन फैमिलीज के लिए जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम है। साथ ही साथ किसी और गवर्नमेंट स्कीम में वो कवर नहीं है, तभी आप DNT स्कीम का फायदा ले सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो। ये जो स्कीम है सीड स्कीम, ये एक पोर्टल के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। इस पोर्टल को ऑलरेडी क्रिएट किया चुका है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। सीड स्कीम के तहत आपको फंड ट्रांसफर किया जाएगा। ये फंड जो है आपके डायरेक्टली अकाउंट में आएगा। तो सीड स्कीम जो कि डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटी के लिए है, उसमें एक आपको फंड ट्रांसफर किया जाएगा वेलफेयर स्कीम के तहत। ये जो सीड स्कीम है इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इनके मदद से सीड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आप देख लीजिए 3 और हैं। इसमें हमारे लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीड स्कीम एक तरह से सब कंपोनेंट है आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। DNRLM ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको लॉन्च किया था 2011 में, आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तौर पर लॉन्च किया गया था। बाद में 2015 में इसका नाम DNRLM हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। स्कीम में क्या, जो 7 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से या फिर किसी भी सपोर्ट के माध्यम से अगले 8-10 वर्षों में लाइवलीहुड जो कंडीशन उनकी बेहतर करना। कितने परिवारों को? 7 से 8 करोड़। कैबिनेट द्वारा हाल ही में 520 करोड़ रुपए दिए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे एरियाज में अगले 5 वर्षों में, ताकि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा सके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। तो आप सीड स्कीम याद रखिएगा, ये स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, डी नोटिफाइड जो कम्युनिटी है उसके लिए लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। फिनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 16 फरवरी को क्या हुआ, टेरी द्वारा हर वर्ष वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके इनॉग्रल सेशन को एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को क्या हुआ, इनॉग्रल सेरेमनी को एड्रेस किया है, जो कि टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। देखिए, टेरी एनुअली ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इस बार थीम क्या है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का, टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इसका थीम क्या है, टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ये है आपकी टेरी की वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इस समिट में क्या डिस्कस हुआ, कई सारे इशूज थे, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल कॉमन रिसोर्स स्क्रूटनी, इन सब पर डिस्कस किया गया। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्या इंटरवेंशन किया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और मजबूती से एक सिंगल प्लेटफॉर्म के द्वारा मैनेज किया जा सके। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने की क्रिया को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। ये जो आपकी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, ये 3 दिनों तक चलेगी। 120 कंट्रीज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल। इस स्कीम में समिट में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, इन सभी बातों पर डिस्कस किया जाएगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2012 में यूनाइटेड नेशन के ऑल मेंबर्स ने इनको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया रियो डी जेनेरियो काउंसिल मीट में। बाद में 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस कर दिया। 15 वर्षों का प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल हैं, 169 टारगेट्स हैं, 304 इंडिकेटर्स हैं, याद रखिएगा।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ओपन वर्किंग ग्रुप जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, उसके द्वारा ये प्रपोज किए गए थे। 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है अचीव करने हैं। देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं टेरी की, जिसने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 में ऑर्गेनाइज की गई। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। जब इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, तो टेरी को टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, लेकिन 2003 में टेरी का नाम हो गया द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तो टाटा हट गया। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में मोस्टली ऑर्गेनाइज होती है, टेरी ऑर्गेनाइज करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया है। इसका थीम याद रखिएगा जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के तौर पर न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम रन किया गया, जो कि मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, जिसमें स्टूडेंट्स और कई सारे थिंक टैंक पार्टिसिपेट करेंगे। न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया, एक पार्ट के तौर पर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। इस न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम में 3 वेबिनार ऑर्गेनाइज किए गए हैं। पहला है वुमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी कॉल फॉर एक्शन, दूसरा है रोल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन एनर्जी ट्रांजिशन, और तीसरा पढ़ लीजिएगा रोल ऑफ क्लीन टेक स्टार्टअप। बाकी ये 3 वेबिनार हैं जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो आपका न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है, इसमें एक फिजिकल इवेंट हुआ। उस इवेंट का टॉपिक क्या था? इंडियाज लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन। ये याद रखिएगा आप। बाकी ये आपके वर्कशॉप है 3 जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सारा न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम इन्हीं वर्कशॉप के आसपास घूमता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करना। COP 26 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा ये टारगेट जो है बोले गए हैं कि जल्दी से जल्दी आपके 2070 यानी 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव कर लेना है। COP 26 आपको पता ही है, अभी हुई है ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है उसके गोल से रिलेटेड है ये। देखिए, जो आपका COP 26 हुआ उसका कुछ टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2050, ग्लोबल नेट जीरो कार्बन बाय 2050, ये आपका COP 26 का टारगेट है। और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की विद इन रेंज में ही रहना आपका जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल आपका टेम्परेचर है उससे। बाकी 2030 तक एमिशन रिडक्शन के लिए आगे आना, और 2050 तक यानी मिडिल ऑफ द सेंचुरी तक आपका नेट जीरो कार्बन एमिशन अडॉप्ट करना, ये आपका COP 26 का टारगेट है। उसके अलावा हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर प्लास्टिक डेब्रीज पर हाल ही में कुछ वर्कशॉप हुई है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, इन्होंने एक इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि मरीन प्लास्टिक और या फिर मरीन प्लास्टिक डेब्रीज को कर्व किया जा सके। वर्कशॉप वर्चुअल तरीके से हुआ है जिसमें इंडिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ईस्ट एशिया समिट एक प्रीमियम फोरम है जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर डिस्कस करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ईस्ट एशिया समिट, देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ईस्ट एशिया समिट में जो है पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इस बार मरीन पोल्यूशन और प्लास्टिक डेब्रीज पर फोकस किया गया। 2005 में ईस्ट एशिया समिट इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि एशिया पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन में पीस, सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन, प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करता है। ईस्ट एशिया समिट की जो कंट्रीज हैं वो कोस्टल एंड मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करती हैं, इनको कर्व किया जाना चाहिए। 2019 नवंबर में क्या हुआ, ईस्ट एशिया समिट की 14th मीटिंग हुई, 14वीं मीटिंग हुई बैंकॉक में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यह भी कहा कि मैरीटाइम कोऑपरेशन जरूरी है इंडो पैसिफिक रीजन में। बाद में कोविड आ गया तो ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग्स नहीं हो पाई। मरीन पोल्यूशन की बात की जाए तो हर वर्ष लगभग 300 मिलियन टन का प्लास्टिक जो है प्रोड्यूस किया जाता है। 14 मिलियन टन जो प्लास्टिक है वो ओशन में पर ईयर आता है, जिसमें से 80% तो मरीन डेब्रीज सिर्फ सरफेस वाटर में पाया जाता है। तो आप देखिए 14 मिलियन टन में से लगभग 10 मिलियन टन से भी ऊपर, ठीक है, लगभग ये हो जाएगा 12 मिलियन टन, इतना आपका मरीन डेब्रीज आपके वाटर की सरफेस पर आ जाता है सी में। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 के, उनका गोल 14 वो क्या कहता है, कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज 2025 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14 है, 2025 तक कहता है
कि जो आपका ओशन सीज है या मरीन रिसोर्सेज है उनको कंजर्व किया जाए। ये अलग से टारगेट है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए कई सारे कन्वेंशन हैं मरीन पोल्यूशन से रिलेटेड। 1972 का कन्वेंशन है जिसको आप लंदन कन्वेंशन कहते हैं। फिर एक प्रोटोकॉल है लंदन प्रोटोकॉल, ये सारे मरीन पोल्यूशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। मॉर्पोल 1978 में आया था, ये मॉर्पोल भी आपके मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो लंदन कन्वेंशन आपसे पूछ सकते हैं, मॉर्पोल आपसे पूछ सकते हैं, लंदन प्रोटोकॉल आपसे पूछ सकते हैं। हाल ही में चर्चा में थे कि ये किससे रिलेटेड है, तो ऐसा ना हो जाए शरणार्थी आ जाए या कुछ भी। किससे? प्लास्टिक पोल्यूशन या फिर मरीन पोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल है, हाल ही में 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग हुआ है। इसमें बात की गई है कि एनर्जी एफिशिएंसी, स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर। ये देख लीजिए 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग हुआ है 15 फरवरी को। एनर्जी ट्रांजिशन पर मेन एरिया था जिस पर डिस्कशन किया गया, एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग था, हाल ही में कंडक्ट किया गया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्लाइमेट फिनांस पर चर्चा की गई कि क्लाइमेट फिनांस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्लाइमेट फिनांस के, क्योंकि क्लाइमेट फिनांस डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जाता है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने पोल्यूशन किया और खुद डेवलप हो गई, अब क्लाइमेट फिनांस उनको करना चाहिए। 5 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिनको डिफरेंट सेक्रेटरीज ने या फिर मिनिस्टर्स ने चेयर किया है। आपको यहाँ पर देखना है 5 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कौन है, आप पढ़ लीजिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग, ठीक है। बाकी ये मेरे ख्याल से इतना पढ़ने वाली नहीं है बात। अगस्त 2021 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की हैं, उन्होंने लॉन्च किया था द इंडिया स्टोरी, एक बुकलेट जो कि वो बताती है कि इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव किए गए हैं इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन को शेप देने में। द इंडिया स्टोरी, ये बुकलेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी। बुकलेट क्या, एक इवेंट हुआ था एक्सीलरेटिंग सिटीजन सेंट्रिक एनर्जी ट्रांजिशन, MNRE मिनिस्ट्री द्वारा, उसी दौरान ये बुकलेट लॉन्च की गई। रिन्यूएबल सेक्टर की बात की जाए तो लास्ट 6 ईयर में, पिछले 6 वर्षों में इंडिया द्वारा जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 2.5% बढ़ी है, ठीक है, लगभग 141 गीगावाट इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो। ये जो 141 गीगावाट होती है टोटल एनर्जी डिमांड का 37% है। वर्तमान में जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है वो 15% बढ़ी है, जो कि लगभग 41.09 गीगावाट है, और 2022 का टारगेट था 100 गीगावाट, जो कि शायद ही अचीव हो पाएगा। तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया 4th एनर्जी डायलॉग हुआ है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और जो एडिशन है रिन्यूएबल एनर्जी का ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट 2017 तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाद में उधर से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 7 वर्षों में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है इंडिया में, उसमें इन्वेस्टमेंट आया है $70 बिलियन, और बाकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ने क्या किया है, 100% FDI को अनाउंस कर दिया है ऑटोमेटिक रूट से आपके रिन्यूएबल सेक्टर में। फिर प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान, 20 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनने हैं, 23 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने हैं, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने बताया कि PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बहुत बेहतरीन ग्रोथ की जा रही है, यानी प्रोग्रेस देखी गई है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पूरे देश में बढ़ रही है। गतिशील एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज अपने जो भी दिक्कतें आ रही होंगी उनके विषय में बताएंगी। तो ये जो गति शक्ति है क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, 16 मिनिस्ट्री बताएंगी भाई ये मिनिस्ट्री हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने दे रही, तो उस मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा। डायरेक्टली PMO के सर्विलांस में रहेगा गति शक्ति पोर्टल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, और जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट था उसको भी PM गति शक्ति प्लान में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भारतमाला परियोजना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक पार्ट, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इन सभी पर फोकस किया जा रहा है आपके PM गति शक्ति प्लान में। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे कई सारे इनिशिएटिव ले रही है ताकि पूरे देश में स्मूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया सके, और लगभग 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट प्राप्त किया सके गति शक्ति प्लान के तहत।
गतिशक्ति प्लान में आपको याद है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 110 लाख करोड़ का मर्ज कर दिया गया था, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। पीएम गतिशक्ति प्लान में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने हैं, 2 नए डिफेंस कॉरिडोर बनने हैं जो कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बनना है, ये आपको पहले से पता है। गाँव में 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, साथ ही साथ गैस पाइपलाइन बननी है 17,000 किलोमीटर की। पीएम गतिशक्ति प्लान मोटा मोटा आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रोडवेज कैपेसिटी इंक्रीज की जानी है, 200 नए एयरपोर्ट हेलीपैड बनने हैं, और ये 1600 टन जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है 1600 टन के आसपास कार्गो कैपेसिटी बढ़ानी है। ट्रांसमिशन नेटवर्क यहाँ पर देख लीजिए सर्किट किलोमीटर, और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2025 तक 225 गीगावाट करनी है। 4G कनेक्टिविटी 2022 तक पहुंचानी है गाँवों में, और नए 20 मेगा फूड पार्क बनने हैं। ये है आपका पीएम गतिशक्ति प्लान, मोटा मोटा आप पढ़ लीजिए, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। एक तरह से जब भी पीएम गतिशक्ति प्लान आएगा तो आपका रिवीजन ही होगा, मनरेगा आएगा तो आपका रिवीजन ही होगा, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट